पिछले क्लास में आप लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? तो आहार नाल का जो पहला भाग था मुख गुहा, मुख गुहा में क्या क्या होता है। तो मुख गुहा में क्या होता है बच्चों? दो जबड़ा होता है, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचली जबड़ा। ऊपरी जबड़ा फिक्स होता है, निचली जबड़ा क्या होता है? ऊपर और नीचे होता है। और उन जबड़ों में दांत होता है। दांत ऊपरी जबड़ा में भी होता है और निचली जबड़ा में भी होता है। फिर आप लोगों ने पढ़ा जीभ के बारे में कि जीभ में क्या क्या चीज होता है और जीभ के किस भाग से किस प्रकार के स्वादों का क्या होता है पता चलता है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा। फिर आप लोगों ने पढ़ा दांत के बारे में, कि दांत एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं बच्चों? कुल 32 दांत। और उन 32 दांत भी जो है ना वो 4 भागों में क्या होते हैं? बटे होते हैं। ठीक है ना? एक होता है इंसाइजर, रदनख, फिर क्या होता है प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के, और सबकी संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद पढ़े थे आप लोग ग्रास नली के बारे में। आज उसी से संबंधित जो ग्रास नली, जैसे सबसे पहला क्या था कि मुख गुहा कहाँ अंत होता है? ग्रसनी में, जहां पर क्या होता है? कंठ द्वार और निगल द्वार होता है। फिर उसका जो अगला भाग होता है वो क्या होता है? ग्रास नली। फिर उसका जो अगला भाग है वो क्या है बच्चों? अमाशय। क्योंकि कर्माकुंचन में जब भोजन अंदर की प्रवेश की ओर करता है तो ग्रास नली होते हुए कहाँ पहुंचता है? अमाशय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट कहते हैं। आज उसकी संरचना और उसका कार्य, उसमें क्या क्या होता है, उसके बारे में क्या कीजिएगा आप लोग? अध्ययन कीजिएगा। चलिए अगला क्या है बच्चों? अमाशय, जिसको क्या कहते हैं? एस्टोमैक। क्या कहते हैं? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेट कहते हैं ना। ठीक। कहता है कि यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है। देखिए यहां से भोजन क्या होता है? इसमें प्रवेश करता है। और अमाशय भी 3 भागों में बटा होता है। एक होता है कार्डियक, दूसरा होता है क्या? फुंडिक, और तीसरा क्या होता है? पाइलोरिक। यानी मध्य भाग, यानी क्या सबसे ऊपरी वाला भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक, मध्य भाग को क्या कहते हैं? फुंडिक, और अंत वाला भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक। क्लियर है? जो ये पाइलोरिक कहाँ जुड़ा रहता है? छोटी आंत से। ठीक है ना? तो समझिएगा यहां पर कहता कि यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर, जो उदर गुहा के क्या बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में क्या होती है? फैली होती है। तब बायां किधर है हम लोग का? देख लीजिए, यही है ना। पेट यहाँ पर होता है, इस भाग में। इधर नहीं होता, इधर तो किडनी वगैरह होता है। ठीक है ना? इधर किडनी होता है, लीवर होता है। ठीक है? और इस साइड में क्या होता है आपका? पेट होता है। यहाँ पर ये जो भाग दिख रहा है आपका पेट होता है, समझिएगा। इसलिए ना हम लोग को जब भी खाना खाते हैं तो हमेशा क्या कहता है? खाना खाने के बाद यदि लेटते हैं तो किधर की ओर लेटने के लिए? बायां हाथ से, न कि दायां हाथ से। क्योंकि पेट मेरा किधर आता है? बायां दिशा में होता है, समझिए। तो वही कहता है कि जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में क्या, उस क्षेत्र, अनुप्रस्थ का मतलब क्या कि उस क्षेत्र में क्या रहता है? ये फैला हुआ। कहता ये 3 भागों में बटा रहता है। कार्डियक यानी अगला भाग, फुंडिक क्या मध्य भाग, और पाइलोरिक क्या पिछला भाग। अब देखिए क्या क्या होता है इसके बारे में। इसमें क्या होता है? कहता कि इसमें, किसमें? अमाशय में। क्योंकि ग्रास नली से भोजन अब क्या कर्माकुंचन के माध्यम से कहाँ आएगा? अमाशय में। कहता कि इसमें ग्रास नली से निकला हुआ भोजन पहुंचता है और इस भाग में उपस्थित जठर ग्रंथियां, आप लोग को बताए थे कि हमारे शरीर में आहार नाल के अलावा कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती है जो भोजन को पचाने में क्या करता है? मदद करता
है। ये बात आप लोग को बताया जा चुका है कि हमारे शरीर में आहार नाल के अलावा विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां भी पाई जाती है और उन विभिन्न ग्रंथियों का कार्य भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहां पर कहता है कि इसमें जठर ग्रंथियां से जठर रस स्रावित होती है। यानी जठर ग्रंथियां से क्या होती है, जठर रस। रस मतलब तो जानते हैं लय की तरह, पानी की तरह क्या होता है, उससे निकलता है, जो पेप्सिन नामक एंजाइम में बदलकर भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। कहता है इसका काम देखिए क्या है, कहता है कि जो जठर रस जो निकलता है, स्रावित का मतलब क्या, निकलना, स्रावित का मतलब निकलना। कहता है कि जो क्या है, पेप्सिन नामक एंजाइम में बदलकर, यानी ये जो जठर रस है किसमें बदलेगा, एंजाइम में बदलकर भोजन के प्रोटीन, यानी जो हम लोग भोजन में दाल रोटी खाते हैं, दूध खाते हैं, अंडा खाते हैं, उसमें क्या रहता है उपस्थित, प्रोटीन होता है। तो उस प्रोटीन को कहता है कि कार्य कर उस, कहता कि प्रोटीन पर कार्य कर उसे क्या किसमें बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। और इसमें उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु नाशक की तरह कार्य करती है। क्योंकि हम लोग का आदत जो होता है ना बच्चों, बहुत खराब होता है। अब बोलेगा सर आदत कैसे खराब, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे भोजन को खाते हैं, उसके लिए ना हम हाथ धोते हैं न मुंह धोते हैं। तो हमारे हाथों में, मुंह पर वायुमंडल का क्या होता है, गंदगी उपस्थित रहता है। हम यदि उसको साफ नहीं करेंगे तो वही गंदगी हमारे भोजन के साथ क्या हो जाएगा, अंदर तक प्रवेश करेगा, और वो हमारे शरीर के लिए क्या है, लाभदायक चीज तो नहीं है। तो हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी क्या होता है, स्रावित होता है, क्योंकि भोजन में है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है कि जितने भी हमारे भोजन के साथ जीवाणु या विषाक्त चीज गया है उसको नष्ट करने का मुख्य काम यही करता है, समझेगा। कहता है कि पेप्टोन में बदल देता है और इसमें उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु नाशक की तरह, यानी जीवाणु जो हम लोग हमारे भोजन के साथ गया है उसको नाश करने के लिए, नाश मतलब समाप्त करने के लिए, जीवाणु नाशक की तरह कार्य करती है, जो भोजन के साथ आने वाली बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट करता है। कहता है कि जो हमारे भोजन के साथ जो जा रहा है तो किसके कारण जा रहा है, हमारी गंदी आदतों के कारण, क्योंकि हम खाने से पहले अपने हाथ मुंह को पूर्ण रूप से साबुन से नहीं धोते हैं। कितना का आवाज जाएगा, हाथ ऐसे पानी मार लेगा बस चल दिया, ऐसे नहीं, साबुन से प्रॉपर ढंग से क्या करना चाहिए, हाथ को धोना चाहिए, तब जाकर के क्या करना चाहिए, हमें भोजन करना चाहिए। आगे है बच्चों, कहता कि मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। कहता है कि हमारे शरीर में प्रतिदिन कितना लीटर, 3 लीटर जठर रस का क्या होता है, स्राव यानी निकलता है। और अमाशय में प्रोटीन की अतिरिक्त भोजन में उपस्थित वसा का भी क्या करता है, पाचन प्रारंभ होता है। केवल प्रोटीन पे ही नहीं, वसा को भी ये पचाने का क्या करता है, काम करता है। क्योंकि हम लोग खाते हैं ना, तेल खाते, तो तेल में क्या, क्योंकि बिना तेल का तो साग सब्जी तो बनेगा नहीं, तो फिर वो जो तेल हमारे शरीर के अंदर जाता है और उस तेल में क्या वसा की मात्रा है, घी खाते हैं वसा की मात्रा है, तो इन सबों को भी पचाने में क्या करता है, मदद करता है। कहता कि अमाशय में अब भोजन का स्वरूप किसके, गाढ़े लय की तरह हो जाता है। किसके रूप में, गाढ़े लय की, क्योंकि वहां पर टूट रहा है ना, कोई भी वस्तु को जैसे हम लोग पीसेंगे किसी भी वस्तु को तो क्या होता है, लय की तरह बनता है कि नहीं। जैसे हम लोग मसाला पीसते हैं तो शुरुआत में क्या रहता है, खड़ा रहता है, खड़ा का मतलब समझते हैं ना, दाना रहता है ना मसाला। जैसे हम लोग धनिया को पीसते हैं तो धनिया का शुरुआती कैसा रहता है, दाना रहता है ना, और जब उसको पानी के साथ लोरी सिलोट पर पीसते तो क्या होता है, लई बनता है। लई का मतलब क्या, मतलब क्या, वो ढीला होता है कि नहीं होता है। तो वही कहता है यहाँ पर कि उसका जो अब स्वरूप है किसका, भोजन का, वो कैसे रूप में है, लय की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कहते हैं काइम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंच जाता है। यानी क्या कि अब देखिए यहां से पहले क्या हुआ, इसमें भोजन प्रवेश हुआ, किसमें,
अमाशय में, इसमें अमाशय में, कहां से? ग्रास नली से कहां गया? अमाशय में। अमाशय किस भाग में? कार्डियक भाग में, फुंडिक। हाँ, अब इसमें क्या होता है? उसका वसा प्रोटीन को तोड़ने का काम होता है, क्योंकि इसमें जठर रस क्या होता है? स्रावित होता है और उसको तोड़ करके किस रूप में बना देता है? लय के रूप में। अब जब लय बन गया तो इस पाइलोरिक पाइप के माध्यम से, पाइपे की तरह रचना होता है सारा शरीर में, पाइलोरिक से क्या करता है? अब कहां पर पहुंचेगा? छोटी आंत में। अब छोटी आंत के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे कि चलिए क्या होता है छोटी आंत, समझिएगा। अब कहता है कि छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये क्या होता है? देखिए, अब ये क्या है आपका? यहां पर देख रहे हैं स्टोमैक है, अमाशय है ना, यहाँ ये क्या है? इधर से क्या आता है? ग्रास नली से होते हुए भोजन अमाशय में आया। अब अमाशय में जो भी लय बन गया, अब ये कहां जाए? किससे जुड़ गया? देखिए यहाँ पर ये छोटी आंत के, और छोटी आंत भी 3 भागों में, छोटी आंत के किस भाग से जुड़ा रहता है? ग्रहणी से, जिसको डेडुनम, हाँ डिओडिनम, क्या कहते हैं? जिसको डिओडिनम कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, कहता कि छोटी आंत क्या होता है? कहता यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्या है? सबसे। तो आपको पूछेगा कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो क्या जवाब दीजिएगा? छोटी आंत। खा के नहीं आया क्या? नहीं आया है? रात में खाया, क्या किया? सब पच गया? ऊर्जा बचा है कि नहीं? जोर से नहीं बोलता है। तो तुम लोग, कोई पूछ दे आपसे कि आपके आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? कौन सा? छोटी आंत है, जिसकी लंबाई लगभग कितना? और आहार नाल का देखिए, आहार नाल का लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है, और इसमें से तो सबसे ज्यादा क्या है? 6 मीटर। क्या हो गया? यही हो गया ना। बाद बाकी कितना? 4 मीटर जो बचा है, वो 4 मीटर में क्या होगा? अन्य संरचना होगा। तो समझ लीजिए, इसलिए ना जब देखते हैं ना क्या खस्सी को निकालते हुए, हाँ, तो उसमें क्या होता है? ज्यादा पाइप ही निकलता है कि नहीं? तो वही छोटी आंत रहता है। तो समझिए, कहता है कि इसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई कितना? 2.5 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई काफी कम होता है, ज्यादा नहीं होता है, होती है। और ये मुख्यतः कितने भागों में होता है? 3 भागों में बटा है। कौन कौन? एक ग्रहणी, दूसरा जेजुनाम, और तीसरा क्या बच्चों? इलियम। एक होता है ग्रहणी, दूसरा क्या होता है? जेजुनाम, और तीसरा क्या होता है? इलियम। तो फिगर में आप देखिए कि कहां पर क्या है, समझिएगा। तो देखिए, स्टोमैक जहां से अंत होता है, जहां पर, वहां पर छोटी आंत का ग्रहणी भाग क्या होता है? जुड़ा हुआ है। यानी क्या कि ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का क्या है? पहला भाग। ठीक है, फिगर में दिख रहा है स्पष्ट रूप से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता कि जब उसके बाद दूसरा भाग क्या है? जेजुनम, यहां से लेके शुरू होकर के यहां तक आता है। फिर तीसरा क्या है? इलियम। तीसरा क्या है? इलियम। तो चलिए, अब ग्रहणी का क्या काम है, जेजुनम में क्या होता है और इलियम में क्या होता है, तो चलते हैं सबसे पहले। हाँ, अब देखिए क्या है, पहला भाग क्या है बच्चों? ग्रहणी, जिसको क्या कहा जाता है? डुओडेनम। हाँ, कहता है कि ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है। ग्रहणी जो है क्या है? छोटी आंत का पहला भाग है, जो अमाशय के ठीक बाद से शुरू। तो देखिए ना, अमाशय के ठीक बाद है ना, यहीं पर ज्वाइंट हुआ है ना दोनों, जिसकी रचना सी या यू के आकार का था। देखिए, ये यहां से शुरू हुआ, या तो इसको सी बोल दीजिए या इसको यू बोल दीजिए। हाँ, कहता के आकार का होता है, और इसकी लंबाई कितना? 20 सेंटीमीटर से कितना? 25 सेंटीमीटर। मतलब क्या बहुत कम भाग है कि नहीं? यहाँ देखिए ना, यहीं से लेके बस इतना ही है ना? कम भाग है कि ज्यादा भाग है? कम ही भाग है होती है। और इसका सिरा पेट के एंड्रम से क्या रहता है? एंट्रम से क्या रहता है? जुड़ा होता है। कहता है इसका जो सिरा का मतलब क्या? शुरुआती, यही है ना? किससे जुड़ा हुआ है? मतलब क्या? पेट से क्या होता है? जुड़ा होता है। और यह डिस्टल एंड जेजुनम की शुरुआत में मिश्रित होती है, और ये कहां पर जाकर मिल जाता है? मध्य भाग क्या है आपका? जेजुनम। दूसरा भाग क्या है आपका? मध्य भाग क्या है? तो इसका देखिए यहां पर, ये ग्रहणी का पहला भाग कहां जुड़ा? किससे? पेट से। अंत में किससे जुड़ा? इसका अंतिम वाला भाग किससे? जेजुनम से। किसके जेजुनम से? छोटी आंत के मध्य भाग से। छोटी आंत के मध्य भाग से।
अब कहता दूसरा क्या कहता बच्चों, जेजुनम। कहता है कि जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है, यह इलियम की तुलना में कम कुंडलित होता है और इसकी लंबाई कितना 2.5 मीटर होती है। कहता है कि ये जो इलियम है ना, इलियम के तुलना में ये क्या होता है, कम होता है। सबसे कम यदि छोटी आंत में यदि बात करें तो सबसे कम कौन होता है, ग्रहणी। क्या होता है, अब यहां से ये शुरू हुआ, यहां पर दोनों जुड़ रहा आपस में, और यहां से ऐसे कर घूम के घूमते घूमते है यहां तक आके क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। यानी ये भी, इसकी भी लंबाई क्या है, कम ही है। किसके तुलना में, इलियम के तुलना में। छोटी आंत का 3 भाग ना, तो इलियम सबसे ज्यादा बड़ा भाग होता है। तो कहता कि इसकी लंबाई कितना होता है, 2.5 मीटर। अब देखिए ना, टोटल कितना होता है, 6 मीटर होता है ना। 6 मीटर में से 2.5 मीटर घट गया, और वो तो सेंटीमीटर में है। कौन, ग्रहणी। तो अभी तो सबसे ज्यादा भाग क्या है, घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, मान के चलिए 0.5, इधर कितना 5 में से तो कितना 3.5। अभी तो इससे भी बड़ा है कि नहीं है ना इलियम, बड़ा भाग। तो वही कहता है कि जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है, यह इलियम की तुलना में कम कुंडलित होता है और इसकी लंबाई लगभग कितना होता है, 2.5 मीटर होता है। चलिए अगला देखिए, इलियम। कहता है यह छोटी आंत का अधिकांश भाग है। अधिकांश मतलब क्या, सबसे ज्यादा यही भाग है। और भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के इलियम भाग में ही होता है। समझिए, कहता कि जो छोटी आंत की सबसे बड़ी अधिक कुंडलित भाग है और इसकी लंबाई कितना, लगभग 3 मीटर से अधिक होती है। तो देखिए ना, यहां पर खत्म हो गया। अब इसके बाद देखिए कितना ये घुमावदार है कि नहीं है, घुमावदार है कि नहीं है ना, पाइप की तरह है ना। ये जाकर कहां पर मिल जाता है, बड़ी आंत से। ये कितना घुमावदार है। ये जो मध्य भाग है तो इतना ही वाला भाग में है। हाँ, ग्रहणी तो और इतना ही भाग में है कि नहीं है। तो कहता है कि इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर से क्या होती है, अधिक होती है, और इस भाग में ही भोजन का पूर्ण रूप से क्या होता है, पाचन होता है। तो देखो क्या क्या काम किया। पहला मुख गुहा। मुख गुहा में क्या किया, भोजन को चबाया। हाँ, भोजन को ग्रहणी होते हुए, ग्रास नली होते हुए कहाँ आया, ग्रास नली में कर्मा कुंचन हुआ, जिसे सरक के क्या आया, नीचे आया अमाशय में। अब अमाशय में क्या हुआ, लई बना। अमाशय में क्या बना, लई बना। अमाशय से कहाँ गया, छोटी आंत के विभिन्न भागों से पहुंचते हुए इलियम वाला भाग में जाकर के क्या हुआ, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो गया। भोजन का पूर्ण रूप से क्या हो गया, पाचन हो गया। कहता कि पूर्ण रूप से पाचन होता है और इसी भाग में भोजन का अवशोषण रंसाकुर के द्वारा होता है। रंसाकुर का रचना बच्चों इस तरह से होता है, इस तरह से उंगली के आकार का, जहां से इस ऊर्जा को क्या किया जाता है, जो इसका भोजन जो पाचन हुआ, इसमें जो ऊर्जा बना, उस ऊर्जा को क्या करता है, सोखने का काम करता है। जैसे सोखना होता है ना, फोम जानते हैं ना, जो साइकिल सब में सीट में फोम लगा रहता है ना, क्या काम करता है, पानी पे डाल दीजिए तो सोख लेगा। तो उसी तरह हमारे शरीर में ऊर्जा बना, तो रंसाकुर का काम ही है क्या, कि वो ऊर्जा को क्या करेगा, सोख करके किसमें मिलाने का काम करेगा, ब्लड में मिलाने का काम करेगा। क्योंकि हमें जो ताकत का जो महसूस होता है वह हमारे किससे, ब्लड में ऊर्जा के कारण। समझ रहा है, ब्लड जितना, हमारे ब्लड में जितना ऊर्जा रहेगा, हमारा शरीर उतना ही क्या होगा, शक्ति अपने आप को क्या करेगा, महसूस करेगा, हम उतना ही अधिक बलवान होंगे। कहता है कि रंसाकुर के द्वारा यह सीकम पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आगे देखिए, कहता है कि छोटी आंत का आकार भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न लंबाई की होती है। जैसे शाकाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी जंतु की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। कहता है कि जो व्यक्ति शाकाहारी है, जो जंतु क्या है, शाकाहारी है, उसमें छोटी आंत की लंबाई क्या होगी, अधिक होगी। हाँ, और जो मांसाहारी है उसमें छोटी आंत की लंबाई क्या होगी, कम होगी। ठीक है, चलिए आगे है बच्चों यकृत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। ये हमारा क्या है, सहायक तंत्र है। ये क्या है, हमारा सहायक तंत्र है। हाँ, ये आहार नाल का भाग नहीं है, ये हमारा क्या है, सहायक तंत्र है। क्या है, सहायक तंत्र, समझिएगा। कहते हैं यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्या है, हमारे शरीर की
सबसे बड़ी ग्रंथि, यदि आपसे यहां से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बताइए कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो क्या बोलेंगे? यकृत, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर है? एक ऑब्जेक्टिव बन गया यहां पर। कहता कि जिसका वजन लगभग कितना? 1.5 किलोग्राम होता है। इसका वजन कितना होता है? लगभग 1.5 किलोग्राम, जो उदर गुहा के ऊपरी दाहिने भाग में यहाँ पर उदर गुहा के, उत्तर गुहा मतलब क्या है? ये जो संरचना है हमारे शरीर के अंदर वाला भाग में, उसको क्या है? किधर? दाएं और रहता है। लेकिन स्टोमैक किधर रहता है? पेट बाएं और रहता है। कहता कि दाहिने भाग में अवस्थित होता है, इससे पीतों का स्राव होता है। इससे क्या होता है? पीतों का स्राव। देखिए यहाँ पर एक पीत की थैली है, यहाँ पर एक, यहाँ पर क्या आपका पीत की थैली है, जिसमें इससे क्या होता है? पीत का स्राव होता है, यानी क्या है? बाहर निकलता है। कहता पीतों का स्राव होता है, इसमें कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं निकलती है। कहता इससे छोटी छोटी यकृत नलिकाएं निकलती है, जो पित्ताशय से निकलने वाली नलिका से जुड़कर एक मूल पीत वाहिनी का क्या करता है? निर्माण करती है। समझे? कहता कि इससे पीतों का स्राव होता है और इसे कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं मतलब समझता है ना, पाइप की तरह। नलिका का मतलब क्या? पाइप, छोटा छोटा नस के रूप में क्या होता है? निकलता है। कहता निकलती है, जो पित्ताशय से निकलने वाली नलिका से जुड़कर एक मूल पीत वाहिनी बनाती है, और पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है, जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। एक बात बता देते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति का पीत की थैली फट जाए तो वह व्यक्ति का तुरंत मृत्यु हो जाएगा। आप लोग जब देखते होंगे कि मुर्गा यदि खरीदने के लिए जाते हैं, या कबूतर आप लोग खाते हैं, मान के चलो कोई खाता होगा, तो उसमें एक पीत का थैली होता है। उस पीत की थैली को सबसे पहले बाहर काट करके क्या किया जाता है? फेंका जाता है। यदि वो पीत की थैली यदि आपके उस मांस पर गिर गया, तो उस मांस को वो क्या कर देता है? विषाक्त कर देता है। यानी वो आप खाइएगा तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है। एक हरा सा द्रव होता है, उसमें भरा हुआ रहता है। उस पीत की थैली को क्या करता है? सबसे पहले छोटा सा होता है, जितना आप जंतु क्या डिपेंड करता है कितना बड़ा जंतु है, तो जो जंतु छोटा रहेगा तो छोटे न पीत की थैली रहेगी, बड़ा रहेगा तो बड़ा रहेगा। समझेगा? कहता कि क्षारीय द्रव है, जिसमें कोई एंजाइम नहीं है। यानी अब देखिए कि लीवर के कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है। कहता कि लीवर शरीर का एक आवश्यक अंग है, जो 500 से भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है। समझिए? तब ना कहता कि यदि किसी व्यक्ति का लीवर खराब हो जाता है तो वह व्यक्ति जी नहीं पाता है। एक दो को काम नहीं करता, 500 से अधिक आपके शरीर का कार्य को करता है। 500 से क्या होता है? अधिक महत्वपूर्ण कार्य को क्या करता है? पूरा करता है। कहता है कि ब्लड, कहता कि इन कार्यों में ब्लड सप्लाई से टॉक्सिन को हटाना। टॉक्सिन समझते हैं कि जब आपके शरीर में बच्चों टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो आपको अनेक प्रकार की बीमारियां क्या होगा? उत्पन्न होगा। टॉक्सिन इतना खतरनाक चीज है, क्योंकि हम लोग यदि केवल खाते जाए कोई पारिश्रमिक काम ना करे, एनर्जी ज्यादा हो रहा है और काम आप नहीं कर रहे हैं, तो टॉक्सिन की मात्रा तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और लोग आजकल क्या होता है? तेल का भुना हुआ चीज, मसालेदार चीज, मीठा चीज ज्यादा खाने का क्या करता है? प्रयास करता है। तो इन सभी चीजों के खाने से क्या होता है? टॉक्सिन की मात्रा क्या होगी? आपके शरीर में बढ़ेगी और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करेंगे। कहता कि टॉक्सिन को हटाना, ब्लड शुगर के स्तर को सही बनाए रखना, आवश्यक न्यूट्रिएंट्स बनाना शामिल है। कि आप जो खाते हैं खाना, आपको उसमें सही आहार यदि भोजन नहीं मिलेगा तो क्या आपका शरीर पूर्ण रूप से विकास कर पाएगा? तो हमें तो क्या करना चाहिए? हर एक प्रकार का भोजन को ग्रहण करना चाहिए, जिसमें क्या हो? वसा भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो। हर प्रकार के भोजन हमें क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। किसी एक प्रकार के भोजन खाने से हमें क्या करना चाहिए? परहेज करना चाहिए, जिससे हमें क्या हो? शरीर में कोई नुकसान ना हो। कहता ये रक्त को छानने का कार्य भी करता है, यानी ये ब्लड को छानने का काम भी करता है। यानी क्या? एक प्रकार का क्या ये क्या हुआ? फिल्टर का काम करता है। लीवर भी काम करता है ना, ऐसा थोड़ी कि एक खाली किडनी केवल काम करता है। समझिएगा?
कहता है कि ये रक्त को छानने का कार्य करता है। ये महत्वपूर्ण विटामिन जैसे ए, डी, ई, के और B12 साथ ही आयरन और कॉपर को क्या करता है, संग्रहित का मतलब क्या है, इकट्ठा करता है। क्योंकि विटामिन ए से आपको विभिन्न प्रकार का बीमारी होता है, जैसे रतौंधी है, तो इसका क्या काम है, मुख्य रीजन क्या है, विटामिन ए की कमी। विटामिन आपको क्या चाहिए, डी चाहिए। डी तो जानते हैं सूर्य की धूप में खाइएगा। विटामिन के यदि कमी हो जाएगा तो क्या होगा, आपको आपके शरीर में जब ब्लड एक बार जब कहीं कट जाएगा तो वहां से ब्लड निकलता ही रहेगा, थक्का बनाने की क्षमता क्या हो जाती है, खो देती है। इसलिए विटामिन के की भी हमारे शरीर में क्या है, जरूरत है। तो इन सबों का क्या करता है, ये संग्रहण करता है, जो शरीर आपके शरीर के लिए क्या है, लाभदायक है। और यदि इनकी कमी हो जाएगी तो क्या आपके शरीर में तो विभिन्न प्रकार का क्या होगा, रोग उत्पन्न होगा। आगे है बच्चों क्या, अग्न्याशय क्या है, कहते हैं कि अमाशय के ठीक नीचे, अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक क्या होती है, ग्रंथि है, जिसे अग्न्याशय कहते हैं। ये भी सहायक अंग है, ये भी क्या है आपका सहायक अंग, समझिएगा। कहता है कि अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है, जिसे अग्न्याशय कहते हैं। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेस, न्यूक्लियस आदि। कहता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ये सारा का सारा क्या काम करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। फिर कहता है कि अब अग्न्याशय का कार्य देखिए, कहता है ये ऐसे पदार्थ एंजाइम का उत्पादन करता है जो पाचन में क्या करता है, मदद करता है। अब यही पता है इसका सबसे मुख्य काम क्या है, सबका कि भोजन को सही ढंग से क्या कितना पाचन करना। कहता है कि और ये ऐसे हार्मोन भेजता है जो आपके रक्त प्रवाह में शुगर की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कहता है कि इससे से ऐसे एंजाइम एक निकलता है जो आपके रक्त प्रवाह में ब्लड शुगर, यानी शुगर की मात्रा मतलब क्या, चीनी की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करने में ये क्या होता है, सहायक होता है। तो समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन सा अंग है, कौन कौन सा सहायक अंग है जो हमारे शरीर को कंट्रोल रखने में कितना मददगार होता है। फिर है आगे बच्चों, आंत ग्रंथियां क्या है, कहता कि छोटी आंत के दीवार में कई ग्रंथियां होती है और इसका स्राव आंत रस या सक्कस एंटीडिकस कहलाता है। मतलब क्या, इससे जो रस निकलता है उसको क्या कहते हैं, आंत रस या सक्कस एंटीडिकस कहलाता है। कहता आंत रस के एंजाइम तथा भोजन के विभिन्न जटिल अवयव अघुलनशील अणु एवं घुलनशील अणु छोटे छोटे अणुओं में क्या कर देता है, बदल जाता है। यानी कहता जो घुलने वाला है सो भी, जो घुलने वाला नहीं है उसको भी ये क्या करता है, छोटे छोटे अणु में क्या कर देता है, बदल देता है, जिसे कायम कहते हैं। और कायम और भी तरल हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं। मतलब क्या, वो जो छोटा छोटा अणु जो टूट जाता है अणु में, उसको क्या कहते हैं, हाँ कायम कहते हैं। उस कायम को भी क्या कहता है, आगे जाकर क्या कहा जाता है, चाइल कहा जाता है। रहने दीजिए यहाँ तक, कल आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कल इसका क्या करेंगे, द इन, उसके बाद आप लोग इसका क्या कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर बनाइएगा। ठीक है, चलिए।